हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम रॉबिस टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने कॉशीज़ रूट टेस्ट के सवालों को देखा। आज हम रॉबिस टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है और इससे संबंधित सवाल 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया है। रॉबिस टेस्ट से संबंधित सवाल ये देख सकते हैं आप। ये प्रश्न पत्र है और 37वें नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, 6/11/2020 को एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का और उसमें ये 37वें नंबर का सवाल है। ये रॉबिस टेस्ट से बनेगा। तो पहले अपन रॉबिस टेस्ट को समझ लेते हैं, कुछ एक सवालों को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए, रॉबिस टेस्ट क्या होता है, इसके क्या नियम है, उसको अपन समझ लेते हैं। धन पदों की श्रेणी समेशन UN अभिसारी या अपसारी होगी तदनुसार की लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव n इंटू ब्रैकेट में UN/UN+1 -1 इज़ ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1। यानी श्रेणी समेशन UN अभिसारी कब होगी? जब ये पूरा ग्रेटर देन 1 होगा। ये पूरा लिमिट जो है ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, और जब यही लिमिट लेस देन 1 होगा तो सीरीज़ अपसारी होगी, अर्थात डाइवर्जेंट होगी। तो ये आपको रेशियो टेस्ट से थोड़ा उल्टा लग सकता है, क्योंकि दोस्तों जब भी हमको टेस्ट के जो नियम जब भी हम पढ़ें तो पिछले वाले नियमों से ज़रूर हमको कंपेयर कर लेना चाहिए। उससे क्या होता है, माइंड में क्लियर रहता है कि किस में लेस देना है, किस में ग्रेटर देना है, क्या है, ये पूरा क्लियर रहता है। रूट टेस्ट में भी आप देख सकते हैं, लेस देन 1 वाले में कन्वर्जेंट होता है, ग्रेटर देन 1 वाले में डाइवर्जेंट होता है। ठीक है, तो इसे कंपेयर करके पढ़ने से ना अच्छे से याद होता है। देखो, डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट के अनुसार, ठीक है, अनुपात परीक्षण के अनुसार धन पदों की श्रेणी समेशन UN कन्वर्जेंट होगी यदि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, है ना भाई, ये सीरीज समेशन UN कन्वर्जेंट होगी यदि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव UN+1/UN इज लेस देन 1। मतलब इसमें लेस देन 1 में कन्वर्जेंट और ग्रेटर देन 1 में डाइवर्जेंट होता है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 1 में कन्वर्जेंट और लेस देन 1 में डाइवर्जेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। एक और बात, यहाँ पर UN ऊपर है, UN+1 नीचे है। यहाँ पे UN+1 ऊपर है, UN है ना, UN+1 ऊपर है, UN नीचे है, तो अपने को ध्यान रखना है। तो अब आपके माइंड में एक चीज़ चल रही होगी, सर जब ये भी उल्टा हुआ है और चिन्ह भी उल्टे हैं तो क्यों ना हम दोनों को एक जैसा रखने का प्रयास करें, दोनों को एक रूप में पढ़ें ताकि याद रखने में सहूलियत हो। तो जी हाँ, ज़रूर दोस्तों, आप ऐसा कर सकते हैं। आप इसको इसी पैटर्न के अनुसार, इसी से सिमिलर होते हुए अगर आप समझना चाहते हैं तो उसको आप पलट सकते हैं। आप अपने अनुसार ऐसा भी लिख सकते हैं कि भैया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव UN/UN+1। अब देखो, मैंने इसको पलट दिया तो मेरे को इसको भी पलटना पड़ेगा। लेस देन है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिमिट इतना अगर ग्रेटर देन 1 हो तो सीरीज कन्वर्जेंट, क्योंकि मैंने इसको पलटा तो इसको भी तो मैंने पलटा है ना। इस हिसाब से UN ऊपर रहेगा, UN+1 नीचे रहेगा, तो ये आपको उससे मिलती जुलती होने के कारण फिर समझने में आसानी रहेगी। सब बात की एक बात, कुल मिलाकर के आपके माइंड में जिस तरह से आपको सही और सरल रूप में, सहज रूप में आपको याद रखते बने, आप वैसा ही याद रखें ताकि परीक्षा में गड़बड़ मत हो। ठीक है, मेन तो उद्देश्य हमारा यही होना चाहिए भैया, सही रूप में सूत्र याद हो ताकि सवाल सही बने और सही रिजल्ट आए हमारे पास। तो फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी इसमें कोई एकदम ऐसे ज़रूरी नहीं कि उसको उसी रूप में याद करें। आपको बस मैथ्स के नियमों का ध्यान रखते हुए आप अपने हिसाब से उसको याद रख सकते हैं, अपने हिसाब से अपने माइंड में रख सकते हैं, और टेस्ट फेल हो जाता है यदि ये लिमिट की वैल्यू 1 आती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बढ़ते हैं आगे।
चलिए फ्रेंड्स, हमारे पास एक सीरीज़ है और इसके कन्वर्जेंस की हमको जांच करनी है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास बात, अभी अपन रेबिस टेस्ट पढ़े हैं ना, तो सीधे अपने को रेबिस टेस्ट नहीं लगाना है। पहले तो अपने को डी लैम्बर्ट का जो रेशियो टेस्ट है वही लगाना है, और जिस स्थिति में रेशियो टेस्ट फेल होगा उसी स्थिति में अपने को फिर आगे बढ़ने के लिए रेबिस टेस्ट का इस्तेमाल करना है। तो ये रेबिस टेस्ट तब उपयोग में लाया जाता है जब जिस स्थिति में रेशियो टेस्ट फेल हो जाए। तो ये आपको याद रखना है। अब आप कहेंगे सर पिछले क्लासेस में तो हमने ये भी देखा था कि जिस स्थिति में रेशियो टेस्ट फेल होता था उस स्थिति में हम कभी कंपैरिजन टेस्ट अपनाते थे, कभी डायरेक्ट लिमिट UN निकाल के देखते थे, और आज आप कह रहे हैं कि जब रेशियो टेस्ट फेल हो जाए तो अपने को रॉबिस टेस्ट लगाना है। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे एक कारण है। वो कारण अभी कुछ देर में आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, श्रेणी ऊपर ये निर्भर करता है, श्रेणी के हिसाब से ये तय होता है कि रेशियो टेस्ट के फेल होने के पश्चात हमें क्या लगाना है। रॉबिस टेस्ट लगाना है कि सीधा कंपैरिजन टेस्ट से बन जाएगा, ये सीरीज़ पर निर्भर करता है। कैसे? चलिए अपन एक काम करते हैं। देखो यहाँ पे जो श्रेणी दिख रही है ना, इसमें पद थोड़े जटिल हैं और बढ़ते भी जा रहे हैं और जटिल भी हैं, और यहाँ पे एक्स वाला खेल भी है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब एक्स आपको दिख रहा हो ना तो समझ जाना कि केस तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, और चलो एक काम करते हैं, अपन पहले सॉल्व करके देखते हैं तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे और सारी बातें क्लियर होती जाएंगी। सबसे पहले इस श्रेणी का nवां पद में देखता हूँ। nवें पद के पैटर्न में क्या श्रेणी को प्रथम पद से ही पैटर्न में फिट होता हुआ देख पा रहे हैं, या सेकंड पद से? अपन इसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। कहने का मतलब ये है, क्या प्रथम पद को इग्नोर करना पड़ेगा या प्रथम पद को श्रेणी के पैटर्न में फिट होते हुए अपन को देखना है? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखो एक्स की घातें तो चलो बढ़ते जा रही हैं, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये सब ठीक है। अब चलिए सामने जो गुणांक है उनका पैटर्न अपन देखते हैं। देखो ये 1, 1 3, 1 3 5, फिर 1 3 5 7, फिर 1 3 5 7 9, ये सब आएंगे। पैटर्न की शुरुआत यहाँ से होती दिख रही है, क्योंकि देखो ना ये 1 3 5 है, उससे पहले 1 3 है, यानी 5 हट गया तो 1 3, फिर उससे पहले सिर्फ 1 है, यहाँ पे फिर 1 आ गया, तो रिपीट हो गया ना, 1 1 सेम टू सेम दिख रहा है। भाई इसके सामने कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो जब ये पैटर्न आपको दिख रहा है 1 3 5, 1 3 1, मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ से शुरू होता दिख रहा है। तभी तो 1 के बाद 1 3 आया, फिर 1 3 5 आया, फिर 1 3 5 7 आएगा, 1 3 5 7 9 आएगा, 1 3 5 7 9 11 आएगा। तो यहाँ से पैटर्न शुरू होता दिख रहा है, यहाँ से नहीं। वैसे ही आप नीचे देख लो, 2 2 4, 2 4 6, फिर 2 4 6 8, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 12। तो मतलब सम संख्याएं चल रही हैं, और सम संख्याएं अपने यहाँ से चल रही हैं। यहाँ पे तो 1 है, तो क्या पैटर्न है? इसको थोड़ी मानेंगे कि 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद फिर 2 4, तो ये गड़बड़ आ गया। हाँ, यहाँ से अपन प्रथम पद को अगर अपन इग्नोर करते हैं तो अपने को पैटर्न बढ़िया दिख रहा है। कैसे? 2 2 4, 2 4 6, 2 4 6 8, इस तरह से। तो प्रथम पद को त्यागने पर या इग्नोर मानने पर श्रेणी की शुरुआत को यहीं से मानते हैं, यहीं से शुरू होती हुई श्रेणी मानिए, और फिर इसका nवां पद आप लिखिए। तो nवां पद कैसे लिखेंगे? देखो 1, पहले पद में 1 है, दूसरे में 1 तो है ही, 3 भी है, तीसरे में 1 3 तो है ही, 5 भी है, यानी कि ये लोग चलते जाएंगे, बल्कि एक एक और आगे बढ़ते जाएगा। तो nवें पद में भी ये लोग बरकरार रहेंगे, 1 3 5 7, ये पैटर्न चलेगा। अब अपने को इसका nवां पद लिखना है, तो 1 3 5 7 वाले सीक्वेंस का nवां पद होता है 2n-1। आप n के स्थान पर 1 2 3 4 ये सब रख के देख लो, आपको 1 3 5 7 मिलते जाएगा। और नीचे आप देख सकते हैं 2 2 4 2 4 6, तो 2 4 6 8 इस तरह से चलते जाएगा। और कहाँ तक जाएगा? तो ऑब्वियस सी बात है, सम संख्या है तो ये 2n तक जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ में अब x वाली चीज़ का अपन काम लेते हैं। देखो यहाँ से आप सीरीज़ को नहीं मान रहे हो, आप सीरीज़ को यहाँ से शुरू होता हुआ मान रहे हो, तो x की घात कितना आएगा? तो यहाँ पे देखो ये प्रथम पद है ना, ये तो प्रथम पद में x के घात में 2 नज़र आ रहा है, द्वितीय पद में x के घात में 3 नज़र आ रहा है, तृतीय पद में x के घात में 4 नज़र, तृतीय पद लेकिन घात में 4, द्वितीय पद लेकिन घात में 3, मतलब जितने नंबरवे का पद है घात में उससे ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो nवें पद में घात में n+1 नज़र आएगा।
अपॉन में, फिर वही आप देख लो 3, 5, 7, तो इसका 2n+1 होगा। इस तरह से आपने nवां पद निकाला है। तो n+1वां पद क्या होगा? सीधी सी बात है, ये सब लोग तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि देखो ना हर अगले पद में पिछले पद की चीज़ें आती हैं, एक एक्स्ट्रा और आ जाती है। तो 1, 3, 5, 7 ये कहाँ तक गया? 2n-1 तक गया है। इसके एक अगला वाला भी आएगा जो कि होगा 2n+1। क्यों? क्योंकि विषम विषम संख्याएं चलती जा रही हैं, एक एक देखो ना, 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7, मतलब गैप गैप में चल रहा है। तो 2n-1 के बाद जस्ट अगला आता है 2n, तो 2n को नहीं लिखना है, गैप वाला लिखना है। तो एक गैप छोड़ के फिर 2n+1 वाला लिखना है। या अगर आपको यकीन नहीं है तो यहाँ पे 2n-1 में n के स्थान पर आप n+1 रख के देख लो, तो आपको इसके अगला वाला पद मिल जाएगा। तो 2n+1 ही होगा वो। और अपॉन में देखेंगे 2, 4, 6, 8, 2n तक तो जाएगा ही जाएगा, साथ में एक और आ जाएगा 2n+2, क्योंकि जस्ट देखो ना दो मतलब यहाँ पे गैप है, बीच बीच में एक जन गैप है। या यूँ समझिए कि हर पद में 2 का डिफरेंस है, क्योंकि बीच में एक जन गैप है, तो सीधे उसके अगला वाला लिखा है। तो 2, 4, 6, 8 तो सीधे 2n, तो 2n के बाद एक गैप करके एक जन गैप हो जाएगा, यानी 2n+1 गैप होके सीधा आपको 2n+2 मिलेगा। और यहाँ पे घात में एक एक बढ़ते जा रहे हैं, तो n+1 के बाद आ जाएगा n+2, n+1 के बाद आ जाएगा n+2। यहाँ पे भी 2n+1 है तो 2n+3 आ जाएगा, क्योंकि ये भी 2 के गैप में बढ़ रहा है। मतलब कि आप लोग कन्फ्यूज नहीं होएगा, 2 के गैप मतलब इनमें 2 का डिफरेंस है, 3, 2, 5, 2, 7 ऐसे। और 2 का डिफरेंस क्यों है? क्योंकि बीच में एक जन छूट गया है। 3 और 5 के बीच में 4 छूट गया, 5 और 6 के बीच में 5 और 7 के बीच में 6 छूट गया, तो बीच में एक जन छूट रहा है, इसलिए इनके बीच 2 का गैप आ गया, ऐसा है। तो समझने का अलग अलग दृष्टिकोण है, इसलिए आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। ये un+1 निकला है। पहले तो हम रेशियो टेस्ट की मदद लेंगे। लिमिट n टेंस टू अनंत un+1 अपॉन un, लिमिट n टेंस टू अनंत un+1 अपॉन un। सोचो जरा सोचो, जब इसमें से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो सारी चीज़ें कटेंगी, कुछ चीज़ों को छोड़ करके। ये 1, 3, 5, 7 2n-1 पूरा इससे कट जाएगा। आप मन में कल्पना करो इस पूरे को लिखना। अब वो मैं लिखूँगा तो बहुत बड़ा जगह घेरेगा और समय भी लगेगा। आप रफ कार्य में आप देख लेना, इतना बटा इतना आप कर रहे हो, तो ये पूरी चीज़ लिखोगे, फिर बड़ा वाला बटा लगाओगे, फिर ये पूरी चीज़ लिखोगे। un+1 लिख करके अपॉन में आपको un लिखना है, ठीक है। तो आप देखना क्या क्या कट रहा है। तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा कटेगा, फिर ये पूरा कटेगा, तो बचेगा कौन? तो ये चीज़ें बचेंगी 2n+1 अपॉन 2n+2। x वाला अपन चलो हिसाब किताब बाद में रखेंगे। ये un+1 के पास जो चीज़ बचेगी उसको मैंने लिख दिया है। अब देखते हैं un के पास कौन सी चीज़ बचेगी, और un के पास जो भी चीज़ बचेगी उसको पलट के लिखना है, क्योंकि un यहाँ पे नीचे में है। तो 2n+1 बचा है जो कि बटे में है, तो यहाँ लिखाएगा ऊपर में। x के घात n+1 ऊपर में है, यहाँ लिखाएगा नीचे में। और यहाँ पर x के घात n+2 है। अगले लाइन में आप देखेंगे n कॉमन निकाल के काट दीजिए। n कॉमन निकालेंगे तो 2+1/n, n कॉमन निकालेंगे तो 2+1/n, n कॉमन निकालेंगे तो 2+2/n, n कॉमन निकालेंगे तो 2+3/n। x के घात n+2 में से x के घात n+1 जाएगा तो सिंगल x बचेगा। n कटेगा और n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो 1/n शून्य, ये भी शून्य, 2 बचेगा, मतलब सेम होने के नाते पूरा कट जाएगा, तो x बस बचेगा आपके पास। अतः अनुपात परीक्षण से, यानी कि रेशियो टेस्ट से दी गई श्रेणी कन्वर्जेंट है यदि, तो दी गई जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है। कब कन्वर्जेंट होगा? यदि ये लिमिट की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? लेस देन 1 होगी, अकॉर्डिंग टू
रेशियो टेस्ट, तो उसको हम लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un प्लस 1 अपॉन un इज लेस देन 1, दैट इज इफ x इज लेस देन 1। ठीक है, तो रेशियो टेस्ट यहाँ पे अप्लाई होगा तो दी गई जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट होगी यदि ये लिमिट की वैल्यू लेस देन 1 होगी, यानी कि और इस लिमिट की वैल्यू कितनी है x है, तो x इज़ लेस देन 1 पे सीरीज़ क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। और सीरीज़ डाइवर्जेंट कब होगी, सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी यदि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un प्लस 1 अपॉन un इज़ ग्रेटर देन 1, दैट इज़ इफ x इज़ ग्रेटर देन 1। और x इक्वल 1 में ये जो टेस्ट है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो उसको अपन कैसे लिखेंगे, एंड इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un प्लस 1 अपॉन un इज इक्वल्स टू 1, दैट इज इफ x इक्वल 1 देन टेस्ट फेल्स। तो इस केस में क्या हुआ, टेस्ट फेल हो गया x इक्वल 1 में, तो इसके लिए अपने को कोई दूसरा उपाय सोचना होगा। ठीक, तो इसके लिए वापस अब अपन x इक्वल 1 वाले केस को लेके आगे बढ़ाएंगे। तो नाउ एट x इक्वल 1 व्हाट विल बी un, तो un क्या होगा x इक्वल 1 वाले केस में, क्योंकि x इक्वल 1 वाले केस में जब भी वो टेस्ट फेल होगा तो अपने को सीधा un के पास ही जाना है और un के नेचर को देखते हुए अपने को दूसरा टेस्ट वहाँ पे लगाना है। तो un क्या हो जाएगा बताइए, x इक्वल 1 वाले केस में ये x इक्वल 1 हो जाएगा, तो ये वाला 1 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 दैट इज़ 1 हो जाएगा। अपने पास ये चीज़ें बची रहेंगी। ठीक है, तो जो चीज़ें बचेंगी उसको अपने को लिखना है। ये कहाँ तक बचेगा अपने पास, 2n माइनस 1 तक जाएगा, 2 4 6 ये अपना 2n तक जाएगा और साथ में है 1 अपॉन 2n प्लस 1। ठीक, चलिए अब मैं आपको जो कुछ देर पहले बता रहा था कि रेशियो टेस्ट के फेल हो जाने के बाद कैसे पता चलेगा कि हमको आगे चल करके रॉबिस टेस्ट लगाना है कि कंपैरिजन टेस्ट लगाना है, वो कैसे पता चलेगा, तो वो आपको un के नेचर को देख करके पता चलेगा। यहाँ पर जो हमारे पास un मिला है वो काफ़ी बड़ा और काफ़ी जटिल टाइप का मिला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा मिला है। इसमें अपन अगर कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे तो यहाँ लगाना मुश्किल होगा कंपैरिजन टेस्ट, क्योंकि इसमें हमको केवल n के रूप में पॉलिनोमियल को देखना होता है, यानी पॉलिनोमियल या फिर एक कोई एल्जेब्रिक टर्म जिसमें हम n की पावर्स को देख सकें। और जैसे कि अपन देख सकते हैं जब अपन रेशियो टेस्ट जब अपन फेल होता था तो उस समय वहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट लगाए थे। तो ये देखिए जैसे कि ये वाला केस है, un वहाँ पे छोटा सा मिलता था, एकदम सिंपल सा। ऐसी सीरीज़ जिसमें रेशियो टेस्ट फेल हो जाने के पश्चात जब हमने कंपैरिजन टेस्ट लगाया वो सीरीज़ उतनी ज़्यादा जटिल नहीं दिखती थी और उसका जो nth टर्म था वो काफ़ी सिंपल सा छोटा सा रहता था। ये देखिए इसमें, ठीक है। और भी क्वेश्चन देख सकते हैं आप। जैसे ये वाले क्वेश्चन में देखिए, तो un जो मिलता था यहाँ पे अपने को nth टर्म वो एकदम छोटा सा मिलता था और साथ ही साथ उसमें अपने पास यदि कोई बड़ा सीरीज़ भी रहता था तो उसमें x नहीं है, फिर आप देख लो इसमें x नहीं है, इसमें सीधा रेशियो टेस्ट लगाने पर सीधा अपने पास रिज़ल्ट मिल जाता था। लेकिन अगर सीरीज़ के टर्म्स जो हैं वो थोड़े टिपिकल टाइप के हों, यानी कि थोड़े से एकदम बढ़ते जा रहे हों और जिसमें आपको ऐसा लगे कि इसमें कंपैरिजन टेस्ट लगाना मुश्किल हो सकता है, तब ऐसी स्थिति में अपन रॉबिस टेस्ट लगाएंगे। और इसके लिए अपने को फिर un से अब निकालना होगा un प्लस 1 अपने को निकालना होगा। तो un प्लस 1 कैसे निकालेंगे, n की जगह पे n प्लस 1 रख करके फिर देखेंगे कि क्या मिल रहा है। यानी कि ये 1 3 5 7 से शुरू हो रहा है ना, तो ये अभी भी 1 3 5 7 से शुरू होगा पूरा।
ये 2n-1 तक जाएगा, लेकिन उसके बाद एक कदम और आगे बढ़ेगा। ये तो अपन निकाले हुए यहाँ पे un+1, ठीक है। यहाँ पे x के स्थान पर अपन 1 रख देंगे, बिकॉज अब हमारा जो केस चल रहा है वो x=1 के लिए चल रहा है, तो x=1 यहाँ रख देंगे। तो un+1 यहाँ पर निकाले हुए इसी को उठा के लिख देंगे। ये 2n+2 तक जाएगा और साथ में ये ऐसा। अब रॉबिस टेस्ट से याद करो अपने को क्या चाहिए था। रॉबिस टेस्ट क्या कहते हैं, अपने को चाहिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू un/un+1 -1 चाहिए, यानी इसमें un को ऊपर और un+1 को नीचे रखना होगा। तो अब आपको इसको इससे डिवाइड करना होगा। अब एक और बात मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, देखो x=1 वाले केस में अपन un लिखे, un+1 लिखे, अब डिवाइड करेंगे। इससे अच्छा तरीका ये है कि सिंपल तरीका, जिसमें अपन ने un+1/un जो अपन निकाल के रखे हुए हैं, देखो यहाँ पर अब x=1 तो हो चुका है, तो x से कोई मतलब है नहीं, ये x=1 हो चुका है, तो ये वाले टर्म से अपने को दिक्कत नहीं है, बच गया इतना। और ये जो है ये कौन है, un+1/un करने से आया है। तो सीधी सी बात है, जब अपन यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सीधा मैं लिखता हूँ रॉबिस टेस्ट की जो बात है ना, ये वाली बात, उसको मैं लिखता हूँ जो उसकी कंडीशन है, n इंटू un/un+1 -1। तो देखो इसकी वैल्यू सीधे अपन रख सकते हैं, ये देखो ये n है और इसमें un ऊपर है, un+1 नीचे है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये जो वैल्यू अपने को मिली हुई है इसको सीधा मैं पलट के लिखूँगा, यानी कि 2n+2 और 2n+3 ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। 2n+2 और 2n+3 ऊपर और 2n+1 नीचे, और फिर ये -1। तो ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको समझाने के लिए पहले मैंने un लिखा, un+1, बिकॉज अपने को इन दोनों को डिवाइड करना अच्छा है। तो आप डिवाइड करेंगे तब भी आपको इतना ही मिलेगा, क्योंकि un+1/un अपन पीछे पेज में निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर अपन जो अपन यहाँ पे फाइंड किए हैं, इसी को जस्ट अपने को पलट करके लिखना है उसको यहाँ पर। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हो जाएगा n, एलसीएम निकालेंगे 2n+1, 2n+1, ये इधर जाएगा, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4n², 3 × 6n, 4n, 3 × 6 माइनस, यहाँ पे देखो ये सेम है 2n+1 का होल स्क्वायर है ना, 2n+1 2n+1, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4n² -4n+1 -1, क्योंकि इस माइनस के कारण सारे माइनस हो जाएंगे ऐसा। तो ये कटेगा, 4n से 4n कटेगा, ठीक। अब आपके पास क्या बचेगा ये देखेंगे अपन। यहाँ पर ये होना चाहिए कि 6n है और ये सामने में और n है, ठीक है। तो ये 6n और 6 -1 दैट इज़ 5, n कॉमन ले लेते हैं तो 2 + 1/n, n कॉमन लेते हैं तो 2 + 1/n, यहाँ से भी n कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ये n कॉमन लेंगे तो बाहर निकलेगा, तो ये पहले से n था करके n² हो गया और 5/n आ जाएगा, ठीक। अब ये n² पूरा कट जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी जब आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 0, ये 0, ये 0 आपके पास मिलेगा, ऊपर बचेगा 6, नीचे बचेगा 4, तो 2 × 3 = 2, 2 दैट इज़ 3/2 आपको मिला है, विच इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक। और ये लिमिट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होती है तो ग्रेटर देन 1 में आप देख सकते हैं सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है, यानी रॉबिस टेस्ट से सीरीज़ क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। कौन से केस में, ये कौन सा केस चल रहा था, x=1 वाला केस चल रहा था।
तो अब फाइनल आप आंसर लिखेंगे कि सीरीज़ कब कब कन्वर्जेंट हुई है। तो आप देख सकते हैं x इज़ लेस देन 1 में सीरीज़ कन्वर्जेंट है और ग्रेटर देन 1 में डाइवर्जेंट है, और x इक्वल 1 में जब हमने रॉबिस टेस्ट लगाया तो रॉबिस टेस्ट से भी ये निष्कर्ष निकला है कि यहाँ पर ये क्योंकि इस लिमिट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिल रही है तो सीरीज़ क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि रॉबिस टेस्ट यही कहता है। तो फाइनल आप आंसर लिखेंगे कि गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ़ x इज़ लेस देन 1 एंड इक्वल 1, यानी जब x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी होगी, इन दो केसेस के लिए अपने को कन्वर्जेंट मिला है सीरीज, और डाइवर्जेंट व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 1। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो जब UN आपको एकदम ऐसे बड़ा सा दिखे और आपको ये लगे कि वहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट लगाना मुश्किल हो रहा है तो आप वहाँ पे रॉबिस टेस्ट लगाएंगे। रॉबिस टेस्ट का एक वैकल्पिक अल्टरनेटिव टेस्ट है लॉगरिदम टेस्ट। तो एक्चुअली क्या है, देखिए जैसे मान लो कोई सीरीज़ आपको दी गई है, अब वहाँ पे सबसे पहले मान लो आपने लगाया रेशियो टेस्ट, ठीक। रेशियो टेस्ट से क्या होगा, आपका या तो तुरंत आंसर आ जाएगा, और तुरंत अगर आपका आंसर आ जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर x वगैरह वाला ऐसे कुछ चीज़ आता है और x इक्वल 1 वाले में रेशियो टेस्ट जब फेल होता है तो इसके बाद आपके पास सामने रास्ते हैं। या तो आप यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट लगाओ। कंपैरिजन टेस्ट उस केस में लगाना जब आपका UN एकदम छोटा सा सिंपल सा सरल सा रहेगा, तब जिसमें आपको लगे कि हाँ ये तुरंत कंपैरिजन टेस्ट लगाने से तुरंत बन जा रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि बिना कंपैरिजन टेस्ट लगाए भी बन जाता है। उसमें जो UN रहेगा उसका लिमिट आप चेक करके देख सकते हैं। n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने से यदि वो 0 नहीं हो रहा है तो सीरीज़ उस केस में क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। लेकिन अगर कंपैरिजन टेस्ट लगाने से आपका काम बन जा रहा है, मतलब अगर आप देख रहे हैं कि ये वाला केस न लगा करके अपन कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं और काम बन जा रहा है तो ईजी, ठीक है, अच्छी बात है। परंतु यदि आपको ऐसा दिख रहा है कि UN थोड़ा सा बड़ा टाइप का है, एकदम ऐसे कठिन टाइप का है, तो आपको दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। वहाँ पे आप लगाएंगे रेबिस टेस्ट, और रेबिस टेस्ट लगाएंगे या फिर आप लगाएंगे लॉगरिदम टेस्ट, यानी कि ये दोनों वैकल्पिक हैं। यानी रेबिस लग रहा है तो लॉगरिदम नहीं लगेगा, समझ जाना, और लॉगरिदम लग रहा है तो समझ जाना रेबिस नहीं लगेगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये लगेगा तो ये नहीं लगेगा और ये लगेगा तो ये नहीं लगेगा, और ये दोनों ही एक दूसरे के समकक्ष भी हैं, यानी कि दोनों सेम टक्कर वाले हैं। यानी कि जैसे रेबिस टेस्ट अपन ने अभी सीखा कि कब लगाना है अपने को, जब एकदम बड़ा सा रहेगा टर्म हमारा, है ना, एकदम जटिल सी श्रेणी रहेगी ऐसे बड़ी वाली, जिसमें पद क्रमशः अगले हर पदों में बढ़ते जा रहे हैं, तब हमने सोचा कि ये तब रेबिस लगाना है अपने को। रेशियो टेस्ट के फेल होने के बाद तब रेबिस लगाना है अपने को। तो उस समय अपने पास अब यहाँ पे रेबिस लगा ली, क्योंकि अपन ये अभी नहीं सीखे हैं कि लॉगरिदम कब लगाना है करके। जब लॉगरिदम लगाने का तय हो जाएगा ना, उस समय रेबिस नहीं लगाएंगे। यानी कि रेशियो टेस्ट के फेल होने के पश्चात या तो कंपैरिजन लगाएंगे, या तो रेबिस, या तो लॉगरिदम। ये आप अभी समझ लीजिए। तो अभी अपन रेबिस लगाए हैं, तो यहाँ से एक स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है कि कब पता चलेगा कि रेबिस नहीं लगाना है बल्कि लॉगरिदम टेस्ट लगाना है, ऐसा कब पता चलेगा। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, परंतु आज के इस क्लास में नहीं, अगली क्लास में जब हम लॉगरिदम टेस्ट पढ़ेंगे ना, तब उस समय मैं आपको बताऊंगा। आज की क्लास में हम रॉबिस टेस्ट के कुछ और सवालों पर ध्यान देते हैं, और चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और बात, आपको हमेशा पैटर्न ढूंढना है, चाहे पैटर्न आपको प्रथम पद से दिखे, चाहे द्वितीय पद से दिखे, चाहे तृतीय पद से दिखे, आपको हमेशा पैटर्न ढूंढना है। जैसे इस सवाल में हमने प्रथम पद को इग्नोर किया तभी हमारा काम बना, क्योंकि जो पैटर्न है, जो एक तरीका चल रहा है, जो जिस मीटर में श्रेणी आगे बढ़ रही है, वो हमको सेकंड टर्म से नज़र आया, इसलिए फर्स्ट टर्म को हमने इग्नोर किया। या यूँ समझिए कि सीरीज़ को हमने सेकंड टर्म से स्टार्ट होता हुआ समझा, माना, ठीक है।
चलिए अब एक और सवाल देखते हैं। सवाल है x² प्लस 2² अपॉन 3 इंटू 4 एक्स की घात 4, 2² इंटू 4² 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 एक्स की घात 6 प्लस प्लस आगे बढ़ती जा रही है। 2², देखो समझ में ही आ रहा है अपने को ये श्रेणी देखते साथ ही समझ में ही आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है कि भैया इसके पद बढ़ते जा रहे हैं, एनवा पद तो और एकदम बड़ा सा मिलेगा। तो सीधी सी बात है कि ये मतलब रेशियो टेस्ट के फेल होने के पश्चात कंपैरिजन टेस्ट जैसी चीज़ से तो नहीं बनेगा। इसके लिए रॉबी या लॉगरिदम टेस्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये हमारा यहाँ पर आपको श्रेणी दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम इसका एनवा पद ढूंढने का प्रयास करेंगे, एनवा पद निकालेंगे हम यहाँ पे इसका। अब देखो यहाँ पर हमको श्रेणी का सबसे पहले तो पैटर्न ढूंढना होगा। पैटर्न, क्या प्रथम पद पैटर्न पे फिट बैठ रहा है? चलिए देखते हैं। x के घात 2 4 6, तो x के हिसाब से तो ये ठीक है, लेकिन गुणांकों के हिसाब से भी तो देखना पड़ेगा ना। यहाँ 2² 4², उसके ठीक पीछे 2² है, मतलब यहीं से नज़र आ रहा है, क्योंकि उसके बाद फिर कौन आएगा? 2² 4² 6², फिर कौन आएगा उसके अगला? 2² 4² 6², 8², ऐसा होगा। और नीचे आप देखेंगे 3 4 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8, ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, है कि नहीं? तो एनवा पद जो आएगा आप देख सकते हैं 2² 4² 6², क्योंकि ये सब तो हैं ही, बल्कि देखो ना यहाँ पे हैं, यहाँ पे वो हैं, उससे एक और आगे बढ़ गया, ऐसे ये सब तो होंगे ही होंगे। तो इसका एनवा पद क्या होगा? 2n होगा, क्योंकि 2 का मल्टीपल्स है, 2 का पहाड़ा चल रहा है, तो इसका स्क्वायर होगा। अपॉन में क्या होगा? देखो 3 4 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 लोग एक साथ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे केवल 2 चीज़ें थी, फिर 5 6 और आ गए, फिर 7 8 और आ गया। तो एनवा पद भी अपन जब लिखेंगे तो उसमें भी 2 चीज़ें एक साथ बढ़ाना है। 3 4 5 6 7 8 ये सब तो आएंगे ही आएंगे। लास्ट में 2n+1, यानी इसको देखते हुए एनवा पद लिखूँगा और फिर इसके जस्ट अगला वाला लिखूँगा। ठीक, और x की घात आप देखिए ये भी 2 के गैप में बढ़ रहा है, 4 6 8 10 इस तरीके से। तो ये आ जाएगा 2n+2, क्योंकि n का मान आप 1 रखोगे तो 2 2 4, ये देखो ये मिलेगा। n का मान आप 2 रखोगे तो 2 2 जो 4 + 2 6, ये देखो ये मिलेगा, क्योंकि आप पहला पद इसी को मान लियो। श्रेणी की शुरुआत यहीं से होते हुए अपन देख रहे हैं, बिकॉज पहला पद फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो ना 3 4 5 6, तो यहीं से फिट हो रहा है, पहला पद तो फिट है ही नहीं, है ना। तो आपको यहाँ पे लिखना चाहिए प्रथम पद को त्यागने पर, मतलब जब आप सिस्टमेटिक सॉल्व करोगे तब आप उसको लिखोगे। ठीक, तो ये un हुआ। अब क्या निकालेंगे अपन? un+1 निकालेंगे। तो चलिए 2² 4² 6², तो ये 2n² तक तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन साथ में एक एक्स्ट्रा और हो जाएगा 2n+2 का स्क्वायर, बिकॉज 2 के अंतर से आगे बढ़ रहा है, तो 2n के बाद सीधा 2n+2 आएगा, और स्क्वायर है ही इसलिए स्क्वायर आएगा। और अपॉन में देखिए क्या आएगा? 3 4 5 6 7 8 चलते जा रहे हैं। 2n+1 2n+2 तो होगा ही होगा, उसके बाद 2n+3 2n+4 आएगा, इकट्ठा 2 टुक बढ़ेगा, क्योंकि हर पद में 2 जन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ 3 4 के बाद सीधा 5 6 और आ गया, 3 4 भी तो है ही, 5 6 और आ गया, फिर यहाँ 7 8 भी आ गया, ऐसा। और x के पावर में क्या आएगा? 2 2 के गैप में बढ़ रहा है, तो 2n+2 के बाद सीधा आएगा 2n+4, ये x का पावर में है, x का पावर में 2n+4। अब डिवाइड करना पड़ेगा फ्रेंड्स।
तो आप देखेंगे क्या कटेगा क्या बचेगा, देखते जाइए आप, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले तो जब इसको इससे डिवाइड करूँगा तो ये सारी चीज़ें यहाँ से यहाँ तक कट जाएंगी, ये पूरी चीज़ यहाँ से यहाँ तक कट जाएंगी, बचेगा ये 2n+2 का स्क्वायर, 2n+3, 2n+4, एक्स वाले को बाद में लिखूँगा, ठीक। अब सीधा एक्स वाला ही तो लिखना है, और क्या है, एक्स की घात 2n+4 बटे एक्स की घात 2n+2। चलिए देखते हैं, यहाँ से n कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स बताइए। n कॉमन निकलेगा, परंतु स्क्वायर होने के नाते स्क्वायर लग के कॉमन निकलेगा। 2+2/n स्क्वायर, n कॉमन निकलेगा 2+3/n, n कॉमन निकलेगा 2+4/n, n स्क्वायर पूरा कटेगा, ठीक। साथ में एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि 2n+4 घात में से 2n+2 घात कटेगा तो 2 घात बचेगा। सीधा लिमिट लगा लीजिए अब आप। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि लिमिट लगाने से क्या होगा, देखो ये 2/अनंत शून्य हो जाएगा, तो 2 का वर्ग 4, और सॉरी यहाँ पे 2+0 यानी 2 × 2, मतलब कुल मिला के आपके पास सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर। फिर से केसेस बनेंगे यहाँ पे, अगर इस लिमिट की वैल्यू <1 होती है, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यदि <1 तो सीरीज कन्वर्जेंट, और इसी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यानी इस लिमिट की वैल्यू यदि <1 तो सीरीज डाइवर्जेंट, और इसी लिमिट की वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यदि इक्वल 1 तो टेस्ट फेल। अब टेस्ट फेल हो गया है तो अपने को शरण लेनी होगी, किसकी शरण लेंगे, अब रॉबिस टेस्ट की शरण लेंगे। कंपैरिजन टेस्ट तो यहाँ लगाने से रहा, नहीं लगाएंगे उसको। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखो ना, कंपैरिजन टेस्ट में आप बताइए, आपको एक सहायक श्रेणी की ज़रूरत पड़ती है। सहायक श्रेणी के लिए आपको ऊपर और नीचे n की अधिकतम घातें की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे तो 2 घात अधिकतम है, कैसे चुनेंगे सहायक श्रेणी, है कि नहीं। तो वही अपने को यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से अपन लगाएंगे रॉबिस टेस्ट। और उसके लिए अपने को ज़रूरत पड़ने वाली है UN/UN+1 की -1 n लिमिट n टेंस टू अनंत। अब देखो UN/UN+1 कैसे निकालेंगे, तो आप देखेंगे UN+1/UN इतना है, क्योंकि अब अपन x स्क्वायर = 1 की बात कर रहे हैं। तो ये देखो, ये जो x स्क्वायर अब वो 1 हो चुका है, और तीसरे केस में, जिस केस में रेशियो टेस्ट हमारा फेल हुआ है, उस केस में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने को चाहिए UN/UN+1, तो इसी चीज़ को मैं पलट के लिखूँगा। तो 2n+3 2n+4 ऊपर जाएगा, और 2n+2 का वर्ग नीचे आएगा -1। एलसीएम लेंगे तो 2n+2 का स्क्वायर नीचे आएगा, ये इधर भागेगा, गुणा करेंगे 4n², 4 × 2 = 8n, 3 × 2 = 6n, दैट इज़ 14n, 4 × 3 = 12, और ये इधर जाएगा तो 4n², 8n - 4, ठीक है। अब देखते हैं 4n² कटेगा, लिमिट n टेंस टू अनंत। देखो n कॉमन निकल के n² हो जाएगा, तो 14n, ठीक है।
प्लस 12 माइनस 4 दैट इज़ 8 बचेगा। ये ऐसे, सॉरी 14n में से 8n जाएगा तो 6n भी तो बचेगा ना। यहाँ से भी n कॉमन निकलेगा, 2 + 2/n का स्क्वायर। अब ये कटेगा। अब जब आप n टेंस टू अनंत लगाएंगे तो ये खत्म, 6/2 बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी 6/4 क्योंकि 2 का वर्ग 4, दैट इज़ 3/2, दैट इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रेटर देन 1 मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि ग्रेटर देन 1 मतलब सीरीज़ क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ये देखिए नियम, ग्रेटर देन 1 में सीरीज़ कन्वर्जेंट। तो कौन सा केस चल रहा था अभी, ये x² = 1 वाला केस चल रहा था। ठीक है, तो अब आप रिजल्ट कंबाइन करके पूरा लिखेंगे। जब x² का मान लेस देन 1 हो या इक्वल 1 हो देन सीरीज कन्वर्जेंट, और x² का मान ग्रेटर देन 1 हो देन सीरीज डाइवर्जेंट। ऐसा पूरा आप अच्छे से लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि बड़े बड़े सवाल थे, इसलिए आज हम 2 ही सवाल समझ पाए, लेकिन अच्छे से समझा हमने, बिकॉज हर एक चीज़ विस्तार से समझने में समय तो लगता है दोस्तों। इसलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, परंतु मैं आपको यही वाला सवाल आज होमवर्क के रूप में देना चाहूँगा। इसमें अभिसारी है यदि करके ऐसा प्रश्न है। ठीक है, तो इसको आप बनाएंगे, और मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ कि अब तक पढ़े गए टेस्टेज में ही से ही ये बन जाएगा। अब आपको दिमाग लगाने के पहले कौन सा टेस्ट लगाएं, फिर कौन सा लगाएं, कौन सा टेस्ट में फेल हो जाएगा, तो फिर ये अब आपको दिमाग लगाना है। तो ये आपका होमवर्क है और मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, होमवर्क बन जाए तो बिल्कुल आप लोग को बताना है फ्रेंड्स। चलिए, आज की क्लास में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।